हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस स्टार्ट करने जाते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो भी हमारी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। आज का चैप्टर क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कोर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द एसिड बेस एंड सॉल्ट इज अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। हम बहुत ईजी तरीके से जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। फिर दिस हेल्प टू बोर्ड एग्जाम फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। आपकी ये बोर्ड एग्जामिनेशन और जो एग्जामिनेशन होंगे बोर्ड, यूपी बोर्ड हो गए, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी बेस के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वी विल डिस्कस टू चैप्टर ऑफ ऑल केमिस्ट्री। जितने भी चैप्टर हैं हम ऑल केमिस्ट्री के, वो सब हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, ठीक है। अब भी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट के लिए भी, आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट के लिए और यूपी बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब, ठीक है। और क्या है, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एसिड बेस, ठीक है। एसिड्स एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कंसंट्रेशन, डाइल्यूट एसिड, इन सब के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या ये सब क्या होते हैं, कि एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, और कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में जानेंगे। बिहेवियर ऑफ एसिड इन वाटर, वाटर में जाने का एसिड कैसा बिहेव करता है इसके बारे में जानेंगे। यूज़ ऑफ एसिड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये इसमें और ये क्या है, सिलेबस है क्लास सीबीएसई के हिसाब से, मतलब सबके लिए ये सीबीएसई यूपी बोर्ड ये सेम ही होता है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बेस पढ़ेंगे। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, एल्कलाइंस क्या होते हैं, बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं, इनके बारे में सब डिटेल में आएंगे। हम प्रॉपर्टी ऑफ बेस को भी जानेंगे, कैसी प्रॉपर्टी होती है बेस की। स्ट्रेंथ एसिड बेस सॉल्यूशन, पीएच स्केल, हम पीएच स्केल डालेंगे कि पीएच स्केल से हम कैसे पता लगा रहे हैं किसकी प्रॉपर्टी कितनी क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच इन द एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज होता है। ऑल सिलेबर एज द पर क्लास सीबीएसई के हिसाब से ये सब कुछ होगा, ठीक है। अब सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या होता है, फैमिली कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होती है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेट सॉल्ट क्या होते हैं, ये सब हम बहुत डिटेलिंग में जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब सब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर एसिड एंड बेस। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे अर्थ में कितने टाइप के मेटल्स एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अब तक साइंटिस्ट ने जो एनसीईआरटी बुक रेफर करती है उसके हिसाब से क्या है कि अब तक जो है 150 एलिमेंट इज़ अ नोन अस, ठीक है। हम अब तक 115 एलिमेंट को क्या कर पाए, फाइंड कर पाए, ठीक है। दीज एलिमेंट कंबाइन फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्पोनेंट, ये जो एलिमेंट है ये कंबाइन करके तरह तरह के क्या बनाते हैं, कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाते हैं कॉम्पोनेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑल कंपाउंड आर क्लासीफाइड 3 कैटेगरी, इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये 3 कैटेगरी में हमने क्या करा बांटा है, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच इन सोर एंड टेस्ट, ठीक है। जितने भी एसिड्स होंगे, केमिकल सब्सटेंस जितने भी एसिड होंगे वो सब टेस्ट में कैसे होंगे, सोर होंगे, ठीक है। जितने भी एसिड होंगे टेस्ट में सोर होंगे, सोर मीन्स खट्टे होंगे जितने भी आपको एसिड मिलेंगे, ठीक है। अब सोर टेस्ट लेमन ड्यू टू द एसिडिक प्रेजेंट। अब देखो आपने कभी लेमन चाटा होगा या लेमन आपने नींबू पानी पिया होगा, जब आप लेमन को टेस्ट करते हो तो आपको उसमें क्या फील आता है, खटासपन फील आता है। जो खटासपन है वही क्या है, एसिड की प्रॉपर्टी की जितने भी एसिड होंगे वो क्या होंगे, टेस्ट में क्या होंगे, खट्टे होंगे, सोर होंगे टेस्ट में, ठीक है। जैसे रॉ मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, जैसे कच्चे आम हो गए, कच्चा अंगूर हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब जो कॉमन फ्रूट है टेस्ट में सोर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, इसी मारे इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टे होते हैं। एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट एनिमल इज नोन इन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड, क्या होता है, ऐसे एसिड्स
जो क्या प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ये एसिड जो होते हैं नेचुरली खाने योग्य होते हैं, मतलब हम इन्हें खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होता, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, तो इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली अकर द एसिड्स, इनमें जो होता है वो नेचुरली होता है। जैसे आप नींबू है, अब नींबू में जो लेमन है, लेमन में जो टेस्ट होगा वो हमने थोड़ा ना मिलाया है, ये नेचुरली उसके अंदर नेचर ने दिया है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसमें वो एसिड नेचुरली पाया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, जो नेचर अपने आप प्लांट और एनिमल में देता है, ठीक है। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड प्रिपेयर फॉर द मिनरल्स इन अर्थ एंड कॉल्ड ऑफ मिनरल एसिड, ठीक है। अब ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ये एसिड जो होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं लैब में, ठीक है। लैब में मिलकर इन मिनरल्स को बनाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, मैन मेड होता है, इंसान के द्वारा बनाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, ये सब जो है वो मैन मेड है और इन्हें मिनरल एसिड्स कहते हैं। मिनरल एसिड आर द वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक होते हैं। दे कैन बर्न हैंड और क्लोथ, ये जो होते हैं मिनरल एसिड एक तरीके से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और इनका अगर हमने सही से यूज़ नहीं करा तो हमारे हाथ पे गिर गए या कपड़ों पे गिर गए तो वो क्या करते हैं, उन्हें जला देते हैं, और कपड़े और हाथों को जला देते हैं। इसलिए इन्हें ध्यान से, बड़ी प्रिकॉशन के साथ हम इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बच्चा एस होगा, ठीक है, वो मिस प्रिंट हो गया टाइप करते समय, ठीक है। तो इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये जो होते हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं। इनका अगर हमने सही से प्रिकॉशन नहीं लिया तो हमारे हाथ और कपड़े तक जल सकते हैं, ठीक है। डाइल्यूट मिनरल्स एसिड इज लेस हार्मफुल द कंसनट्रेशन मिनरल एसिड, क्या होते हैं जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं वो कंसनट्रेशन एसिड से क्या होते हैं, थोड़े हार्मफुल होते हैं। क्यों? पहले सबसे पहले डालते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें हम ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, और कंसनट्रेशन मिनरल एसिड वो होते हैं जिनमें पानी बहुत कम होता है, ठीक है। पानी कम होता है, अगर पानी कम होगा, बिल्कुल प्योर एसिड होगा, तो वो क्या कर देगा, आपके हाथ को जला देगा, कपड़े को जला देगा, जिससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। और जो डाइल्यूट एसिड होता है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। क्यों? आप खुद ही ले लो, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको लेमन का ही एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे लेमन वैसे मिनरल एसिड नहीं है, वो क्या ऑर्गेनिक है, लेकिन एग्जाम्पल लो, ठीक है। आप खाली नींबू निचोड़ो और फिर पी लो, तो जब पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा और बहुत ज़्यादा आपके फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आप उसी लेमन के जूस में, जो लेमन का जूस है उसमें पानी मिला दो, ऐड कर दो ज़्यादा, तो आपको क्या लगेगा, वो कम खट्टा लगेगा। तो इसका मतलब जो कंसनट्रेशन मिनरल्स होते हैं उनमें बहुत कम मात्रा में पानी होता है, या ना के बराबर पानी होता है। लेकिन जो हमारे ये डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट मिनरल्स होते हैं, इनमें पानी ज़्यादा मिला है, इसकी वजह से ये कम डेंजरस होते हैं कंपैरिजन टू कंसनट्रेशन एसिड के मुकाबले, ठीक है। हाँ, कम हार्मफुल होते हैं, ठीक है। डाइल्यूट एसिड कंटेन द मोर वाटर एज कंसनट्रेटेड एसिड, वही वाली बात है कि कंसनट्रेटेड एसिड के मुकाबले डाइल्यूट एसिड में पानी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते आपके लिए, ठीक है। अब डेंजरस एसिड्स जो होते हैं, हम अब बात करें कंसनट्रेशन एसिड। जो कंसनट्रेशन एसिड होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे ये देखो, आपको पिक्चर देखा, ये डेंजर साइन बना हुआ है। इसमें क्या, अगर कंसनट्रेशन एसिड जो मिनरल से आपके हाथ में गिर जाए तो आपका हाथ बंद हो सकता है। ये वुड है, लकड़ी है, लकड़ी पे अगर एसिड गिर जाए तो लकड़ी तक जल सकती है। तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस होते हैं और बहुत ही प्रिकॉशन के साथ इनका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ये जो है ये मैन मेड द्वारा इंसान आप बनाता है लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, और ये फाउंड द प्लांट एंड एनिमल। ये जो वीक एसिड होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लांट पे और एनिमल पाए जाते हैं, और इन फूड हम इसे एज अ फूड की तरह खाते भी हैं, खा लेते हैं। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं खा सकते या नहीं पी सकते, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकता है। अब ये होते हैं मिनरल एसिड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव मतलब क्या होता है कि अगर आपके कपड़े में गिर गए, हाथ में गए, तो वो आपको जला देंगे, तो बहुत ज़्यादा क्रोसिव होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉट अ वेरी क्रोसिव, ये कुछ नहीं होता। आप नींबू का पानी आपके हाथ में गिरे, नींबू की एक ड्रॉप आपके हाथ में गिर गई, तो नींबू का ड्रॉप गिरने से आपके हाथ जलेगा थोड़ा ना, क्यों? क्योंकि वो इतना क्या होता है, क्रोसिव नहीं होता है, इसलिए ये कम डेंजरस होते हैं, वीक एसिड, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और वीक एसिड्स वो एसिड होते हैं जैसे एथेनॉइक एसिड्स हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड्स हो गया, ये जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, ठीक है। ये बहुत ही वीक एसिड्स में आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में थोड़ा और जान लें। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है।
ऑल एसिड डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी, हमने पीछे पढ़ा 2 कैटेगरी डिवाइड किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आर द स्ट्रॉन्ग, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसे हम लैब में बनाते हैं, ये मिनरल क्या आते हैं, मिनरल एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, केवल एक को छोड़कर कार्बनिक एसिड विच ओनली द एसिड होती है, केवल कार्बनिक एसिड जो है जो हम लैब में बनाते हैं यही एक ऐसा मिनरल एसिड है जो क्या होता है और मिनरल एसिड के मुकाबले थोड़ा वीक होता है, मतलब वीक होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी डेंजरस फॉर द ड्रिंक, ये पीने के लिए बहुत खतरनाक होता है, अगर आपने इसे पी लिया तो आपकी बॉडी को बहुत तरह का नुकसान हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा पहले, आप पता नहीं आप लोगों ने, पहले क्या होता था घरों में तेजाब आते थे, मार्केट में मिलते थे तेजाब जो होता है वो प्योर, वो कहाँ पर डालने के लिए, बाथरूम में डालने के लिए, तो वो तेजाब बहुत खतरनाक होता है। फैमिली मम्मी भी कहते होंगे बेटा इससे दूर रहना, ये रहना, क्यों? क्योंकि अगर गलती से आपने इसे पी लिया या आपने अपने बॉडी में गलती से आपको बर्न चले तो आपकी बॉडी बर्न हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं पीने के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, आप पी लिया तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड को पी लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो वीक एसिड है और वो आप खाने के साथ और फूड का इनहेल कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी को नहीं होता। दिस एसिड कैन बी बर्न हैंड टू क्लोथ, वो ये आपके हाथ और कपड़े को जला देगा। सो केयरफुली वाइल द यूजिंग द मिनरल एसिड, अगर मिनरल एसिड का आप यूज़ कर रहे हो तो आपको बड़े ध्यान से उनका यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनरल एसिड अगर गलती से आपके हाथ और कपड़ों में गिर गए तो आपकी बॉडी को वो जला देंगे और नुकसान पहुँचा दें, हार्मफुल कर सकते हैं आपकी बॉडी को, ठीक है। अब वही मिनरल एसिड दोबारा डेंजरस होते हैं, वही पिक्चर है, ठीक है, देख लीजिए आप। अब वीक एसिड्स के हो जाते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? ठीक है, वीक एसिड्स वो होते हैं, वीक एसिड में क्या क्या आते हैं ऐसे, ठीक है। वीक एसिड को हम क्या कह सकते हैं, वीक एसिड को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड भी क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है ना, ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है वीक एसिड को, ठीक है। अब इसमें क्या ये आते हैं एसिड्स, क्या होता है, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड क्या होता है, साइट्रिक, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टेट्रिक एसिड, ऑक्सिलरी एसिड और वीक आर, ये सब क्या होते हैं वीक एसिड्स में आते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर द वीक एसिड इन क्विक सेफ और ड्रिंक, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो वीक एसिड्स कहलाते हैं और ये पीने में सेफ होते हैं। हम लेमन जूस पी लीजिए, लेमन नींबू पानी पीजिए, लेमन मिला के नींबू का एसिड निचोड़ लीजिए, ऐसी क्या कर लिए उसका रस निकाल के पी लीजिए तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेफ होते हैं ड्रिंक के लिए। अब ड्यू टू वीक इन दिस इज यूज ऑफ द फूड इंटीग्रेंट, मतलब कि ये इतने वीक होते हैं, इससे हम फूड इंटीग्रेंट में खानों में यूज़ करते हैं। जैसे आपने घर में सैलेड बनता है, प्याज खड़ा हो तो आप क्या करते हो, लेमन को उसमें निचोड़ लेते हो। तो लेमन जो है वो क्या है, खाने के लिए भी हम बहुत इंग्रेडिएंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन वीक एसिड होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड इज द यूज ऑफ मेकिंग द पिकल्स, एसिटिक एसिड ऑल्सो यूजिंग इन द मेकिंग द टमाटो केचप। अब एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या बनाना है, पिकल्स, अचार बनाने के बहुत काम आता है और साथ ही साथ इसे किसके यूज़ करते हैं, टमाटो केचप जो बनता है फैक्ट्री में, वो सब इनमें मिलाया जाता है इन्हें बनाने के लिए। तो ये हम खा लेंगे तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कार्बन ऐसे यूज इन द वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक, अब आपके सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, पेप्सी आ गया, कोल्ड ड्रिंक आ गया, इन सब में क्या मिलाया जाता है, कार्बन एसिड मिलाया जाता है, जो हमारी ड्रिंक पी लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें तरह, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं वीक एसिड। और वीक एसिड जो होते हैं वो खाने पीने में डेंजरस नहीं होते, आप इजीली इसे खा सकते हो, पी सकते हो, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं अब इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड हम वैसे पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ले रहे हैं क्या क्या कहता है डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेशन एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड आर द एसिड्स विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। वही वाली बात कि कंसनट्रेशन एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें ना के बराबर वाटर होता है या बिल्कुल ही पानी नहीं होता, उनको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड्स कैन बी द डिक्रीज बाय द एडिंग द मोर वाटर, ठीक है। अगर आप किसी एसिड्स है उसमें आप ज़्यादा पानी मिलाते रहोगे तो वो जो कंसनट्रेटेड एसिड है वो क्या हो जाता है, वीक होता जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा तेजाब ले लो, आप घर में टोपी बंदी पे अभी बताया था मैंने आपको, तेजाब ले लीजिए। अब तेजाब में एसिड ले लीजिए, तेजाब ले लिया, तेजाब में आप पानी मिला दीजिए और ज़्यादा, तो वो क्या होगा, ज़्यादा पानी मिलाने से वो क्या होगा, कंसनट्रेशन एसिड्स कम हो जाएगा, मतलब वो कम हार्मफुल होता जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, उसे कम हार्मफुल बनाने के लिए क्या बनाते हैं, पानी मिलाते थे। तो मतलब कहने का मतलब है कंसनट्रेटेड एसिड में पानी मिलाने पर उसे क्या बनाते हैं, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हेन जब मोर वाटर एडेड इन द कंसनट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूट इज फॉर्म, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में पानी मिक्स कर देते हैं तो हमारा वो कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइल्यूट एसिड इज अ एसिड विच कंटेन द मच मोर वाटर रहता है। तो डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिक्स होता है, इसी वजह से वो क्या बन जाते हैं, डाइल्यूट एसिड बनते हैं। और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, वो वीक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से उनका जो डेंजरस बने या कहते हैं डेंजरस वाली जो क्वालिटी वो क्या होती है, थोड़ी वीक हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस रहते नहीं और वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर्टीज़ जानते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसिड जो है हैव अ सोर टेस्ट। अब पीछे भी बता चुका हूँ कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, सोर होते हैं। और एसिड टर्न द लिटमस पेपर इनटू रेड। क्या होता है कि एक पेपर आता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर, जो एसिड को डिफाइन कर, क्यों, क्योंकि मान लो एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है। तो कलरलेस मतलब अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं। अब आपको एसिड्स को बिना टेस्ट करे बताना है। कोई अगर मान लो चलो ऑर्गेनिक एसिड आपने चाट के टेस्ट कर लिया कि हाँ ये क्या एसिड है। अगर कोई मिनरल एसिड आपसे कहे और रखा और आपको नहीं मालूम हो कि ये एसिड्स कौन सा मिनरल है, ऑर्गेनिक एसिड है, आपको किसी भी तरीके से एसिड को फाइंड करना है कि विदाउट टेस्ट करे आपको बताना है कि एसिड्स क्या है, ये एसिड है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक मार्केट में मिलता है एक लिटमस पेपर मिलता है। अब लिटमस पेपर को आप क्या करो, एसिड जैसे ही डालोगे तो वो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा तो रेड में कन्वर्ट होगा तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो ये सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड सॉल्यूशन है, एसिड है, जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो एसिड है वो क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, अब एसिड सॉल्यूशन कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। देखो क्या होता है, जितने भी एसिड सॉल्यूशन होते हैं, जो भी एसिड सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, अब उसी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब कैसे, जब एसिड सॉल्यूशन मतलब जब पानी मिला होगा, पानी के साथ एसिड मिला होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयन प्रेजेंट होंगे और आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। या कह सकते हो उस आयन के अंदर क्या फ्री चार्ज होते हैं जो आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से पास हो जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे यही कह रहा है, व्हेन जब एसिड डिसॉल्व इन द वाटर, जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो वी गेट टू एसिड सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन बनता है हमें। एसिड सोल्यूशन कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिक मीन द इलेक्ट्रिक पास थ्रू इट। ठीक है, मतलब कि एसिड ये जो सोल्यूशन होता है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो जाएगी, बिकॉज एसिड गेट टू ब्रेक इनटू द आयन व्हेन द सॉल्यूशन। जैसे ही एसिड हम पानी में मिलाएंगे, जो उसके आयन्स होंगे वो पानी के साथ मिलने का तो ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक हो जाएंगे तो वो फ्रीली इधर उधर मूव करने लगे, चार्ज हो जाएंगे, और इस वजह से क्या होगा, उसके थ्रू ही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या कर पाएगी, आसानी से ट्रैवल कर पाएगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी ईजिली तरीके से। ठीक है बच्चों, अब एसिड्स की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। एसिड क्या कहता है, एसिड रिएक्ट विद द मेटल फॉर्म ऑफ हाइड्रो गैस। अब एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट करता वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और आप सिंपल सी एक बात दिमाग में जान लो, जितने भी ऑल ओवर एसिड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। जितने भी एसिड उनमें हाइड्रोजन आयन आपको प्रेजेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये एसिड की मेन प्रॉपर्टी कह सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टी कह सकते हो कि जितने भी एसिड होंगे वो सब क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन्स अपने पास उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सब हम अभी आगे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो एसिड इज अ रिएक्ट विद द मेटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसी एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, एसिड प्लस मेटल, मेटल क्या होते हैं, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब मेटल होते हैं। इनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे जब ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ऐसे H2SO4 और जिंक का आपस में अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, जिंक SO4 मिल जाएगा और H2 वाटर क्या हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, हमें देते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें हैं। अब क्या है, आगे क्या है, इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फॉर्म एसिड हैंड टू हाइड्रोजन गैस इन इवॉल्व। मतलब ऑब्वियसली क्या है, जैसे एसिड होगा किसके, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस में चेंज हो जाएगा,
जो SO4 है, वो जिंक के साथ रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन आयन को अलग कर देगा। जैसे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी हमारी एसिड से। तो आप जितने भी एसिड हैं, आप अगर उनको मेटल रिएक्ट करोगे तो 100% हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट टू मेटल फॉर्म ऑफ सॉल्ट और इवॉल्व टू हाइड्रोजन। ठीक है, ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन इवॉल्व होती है उसके अंदर से। ठीक है, दिस शो डेट हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, जितने भी एसिड होंगे कॉमनली पाए जाते हैं। क्यों? मैंने अभी बताया था, जितने भी एसिड होंगे आपको उसमें हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन ऑब्वियसली आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व कैन बी टू आइडेंटिफाई द पॉप साउंड इन द टेक द कैंडल नियर। अब आप पहचानोगे कैसे कि इसमें हाइड्रोजन रिलीज हो रही है नहीं हो रही। तो क्या करो, जैसे हाइड्रोजन आप क्या करोगे, जैसे कोई मेटल के साथ और एसिड का रिएक्ट कराओगे तो आप क्या करोगे, जब भी आप रिएक्ट होंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तो आप क्या करो, उसके पास क्या लिया, एक कैंडल लिया, नियर टू कैंडल लिया। और जैसे आप कैंडल लाओगे, मतलब जली हुई कैंडल, बर्न कैंडल, बुझी हुई नहीं, जला के कैंडल लाओ, तो क्या करोगे, उसमें से एक साउंड निकलेगा, पॉप साउंड, पॉप पॉप करके साउंड निकलेगा। जब कैंडल, जली हुई कैंडल, जब हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन से टच होते हैं, हाइड्रोजन के पास आते हैं, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पॉप पॉप। इसी से हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ, कि इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजिली है आपको ये चीज़ समझना। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं घर में कभी, बिकॉज इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज बर्न टू पॉप साउंड। हो गया, इसी वजह, यही प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस की कि अगर आप बर्न विद अ पॉप साउंड, जैसे ही आप कैंडल के पास ले जाओगे तो वो क्या होगा, पॉप साउंड को रिलीज करेगा। ठीक है, ठीक है, सोड फूड सच अ विनेगर, लेमन जूस, कर्ड शुड नॉट बी कीप इन द मेटल वेसल। इसी मारे आपने तभी देखा होगा, आपने सुना होगा, घर वालों से होगा, कभी भी जो खट्टे फल हैं या खट्टे जो भी एसिड्स वाली प्रोडक्ट है, उनको हम कभी भी मेटल वेसल्स में नहीं रखते, मतलब लोग आयरन के बर्तन में नहीं रखते, जैसे कि कॉपर और ब्रास मेटल में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें रखोगे तो ये क्या होगा, साउंड क्या करेगा, उनके साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसी बारे आपने ज़्यादातर देखा होगा, विनेगर, लेमन जूस और कर्ड, और ये सब चीज़ें आपको किस में मिलती है, ग्लास वाले बर्तन में मिलती है, ग्लास वेसल्स में आपको ये ज़्यादा देखने को मिला। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि क्यों हम जो एसिड्स वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको मेटल वेसल में क्यों नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो मेटल वेसल के साथ रिएक्ट क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा। इसी मारे इन्हें हमें हमेशा मेटल वेसल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि ये देख लो, आपको ये एग्जांपल देगा, हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्या है, ये हमारे पास बीकर है, इसमें देखो क्या है, ये देखो आपके जिंक क्या है, जिंक बोतल है, जिंक का एक टुकड़ा टाइप का ले लो, और ये हमने क्या मिला दिया, ठीक है, एसिड मिला दिया। जैसे इसको साथ मिलाया तो आप देखो बबल्स निकल होंगे, हाइड्रोजन बबल्स निकले, यही बबल गैस होती है। यही गैस क्या होते होते नीचे एक बीकर है जिसमें हमने क्या, सोप सोल्यूशन रखा है, उस सोप सोल्यूशन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बबल की तरफ बाहर निकलेंगे। जैसे आप कैंडल उसके पास लगा तो एक चटर पटर पप पप क्या पॉप ऑफ साउंड निकलेगा, और यही पॉप ऑफ साउंड से ही आप आइडेंटिफाई कर दो कि यहाँ की हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, किसके, मेटल और एसिड के मिलने से। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से देख सकते हो कि एग्जाम्पल है और अच्छा एक्सपेरिमेंट है। लैब में आपकी क्लास में अगर स्कूल में लैब हो तो आप ट्राई कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके, केयरफुली ट्राई करिएगा। अब अगली, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट इज फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब क्या होता है, जितने भी एसिड्स होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इनके रिएक्ट करने पे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जितने भी एसिड आप रिएक्ट कर दो किसी भी मेटल, जैसे कि कार्बोनेट हो गया या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, इनके साथ रिएक्ट करने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनेट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब मेटल कार्बोनेट कौन से होते हैं, जैसे Na2SCO3 होता है हमारा, ठीक है, कार्बोनेट, और MgCO3 होता है हमारा, ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मेटल कार्बोनेट होते हैं। और मेटल बाइकार्बोनेट NH3, बाइकार्बोनेट कह लो या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट कह लो, बात एक ही, इनको हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट भी बोला जाता है। जैसे NaHCO3 होता है, इनको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब क्या होता है कि, ठीक है, अब आगे, ठीक है,
अब ठीक है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, अब क्या होता है, हाँ ये रहा, सॉरी यहाँ था, हाँ ठीक है, बाइकार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर रिलीज करेंगे। तो ये दो मेटल का और एसिड आप रिएक्ट करने पे ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर, वही चीज़ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट को रिएक्ट करने पे। अब जैसे कि इसके एग्जांपल देखो, जैसे कि Na2CO3 HCl हमारा क्या एसिड हो गया, और Na2CCl जो है वो हमारा मेटल कार्बोनेट हो गया। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। तो सिंपल सी अपने दिमाग में ये लगा लीजिए कि अगर कोई एसिड्स मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, क्या कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जैसे कि NaHO CO3 देख लो, इसको HCl से करेंगे तो क्या होगा, NaCl CO2 रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, तो CO2 गैस रिलीज इन दिस रिएक्शन। इन रिएक्शनों में क्या क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है, रिलीज होती है बच्चों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। अब आगे देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहता है। व्हेन जब एसिड रिएक्ट टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन CO2 सॉल्ट एंड वाटर विल बी ऑब्टेन्ड। वही वाली बात जो पीछे कही, अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर क्या होगा, रिलीज होंगे, ये कंफर्म है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द CO2 गैस। अब चलो ठीक है, हमने कर लिया। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी रही है नहीं, तो इसको भी पहचानने के लिए एक तरीका है। जैसे कि इफ़ वी पास अ CO2 गैस थ्रू द लाइम वाटर, ये लाइम वाटर द कैल्शियम हाइड्रोजन देन ए टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो क्या होगा, जैसे ही क्या करोगे आप, CO2 को क्या करोगे, जो भी उसमें रहे उसको हम क्या लाइम वाटर से पास कराएंगे। लाइम वाटर लाइम वाटर कौन से होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर होता है। जैसे उससे पास कराओगे तो वो जो लाइम वाटर है वो थोड़ा मिल्की हो जाएगा, मिल्की दूधिया कलर का आपको वो दिखने लगे, मिल्की हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड यूज इज आइडेंटिफाई, और हम इसके थ्रू ही हम आसानी से पहचान पाएंगे कि हाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या निकालेगा, CO2 रिलीज करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है, वैन जब कार्बोनेट पास थ्रू द लाइम वाटर टर्न, वही वाली चार्ज है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो ये मिल्की कलर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट क्या था पेटिस्पेट कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से के नाम से, जिसे हम वाइट PPT भी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे देखिए जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या है, CaCO3S और हाइड्रोजन रिलीज होगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इस तरीके से ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर इफ द एक्सेस ऑफ CO2 गेट पास थ्रू द वाटर तो वाइट PPT फॉर्म फर्स्ट रिजॉल्व डू द फॉर्मेशन सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट एंड टू सॉल्यूशन बिकम अ कलरलेस। क्या होगा, अगर ज़्यादा ही अगर मान लो उस PPT में से वाटर क्या होगा, जब कार्बोनेट पास क्या होगा, PPT द्वारा आप ज़्यादा ही CO2 को पास करा दोगे तो वो जो होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो किस में क्या हो जाएगा, पूरा पानी में घुल जाएगा और क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ज़्यादा आप मिलाने, जैसे कि ये देखो CaCO3 और CO2 और H2O। ठीक है, जब इनका रिएक्ट कराया तो CO3 हो गया सॉल्युबल पानी में, जैसे ही वो बच्चों सॉल्युबल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगेन दोबारा वो कलरलेस हो जाएगा, आपको वही क्या हो जाएगा, इक्वेशन पलट जाएगी कह सकते हो। अब क्या होता है, अब इफ द समवन इज सफरिंग फॉर द एसिडिटी आफ्टर द ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टू बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज अ रेमेडी। तो बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट विच रिएक्ट टू एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। अब सिंपल सी बात कह रहे हो कि अगर मान लो कि कभी कभी क्या होता है, आप पार्टी में जाते हो, आप पार्टी में जाते हो, कुछ पार्टी में या घर पे ही कुछ बहुत अच्छा खाना बन जाता है, हम ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक ज़्यादा होता है, उस एसिडिक को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लेते हैं और उसे पी लेते हैं। जब उसे पी लेते हैं तो वो क्या होता है, उसके साथ मिलकर सोडियम बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, रिएक्ट कर देता है और रिएक्ट करते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में मिलते ही वो क्या होता है, उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमारा पेट क्या होता है, एक तरीके से वो जो एसिडिक है, जो गैस बनती है वो क्या हो जाती है, पेट दर्द और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर देता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि
आपने ओवर ईटिंग कर ली, बहुत खा लिया, तो आप क्या करते हो, इनो आता है, इनो मार्केट में इनो मिलता है, तो आप क्या करता है, इनो ले लेते हो और इनो को किस में मिला देते हो, इनो को पानी मिला पी लेते हो। जब पी लेते हो तो जो आपको पेट में जो गैस बनती है उसको वो क्या कर देता है, एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज करता है। कहने का मतलब है कि एक तरीके आप कह सकते हो कि हम कह सकते हैं कि हाँ, कि एसिड जो होता है वो बेस, एक तरीके से एसिड है, और जो इनो है वो ये एज अ बेस की तरह काम करता है, वो आपस में मिलकर क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। बेस क्या होते हैं अभी आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बस एक सिनारियो दे रहा हूँ कि कैसा है, ठीक है। हम एसिड को बेस से मिलाएंगे, जब एसिड को बेस से मिलाएंगे तो क्या होगा, वो उसके साथ न्यूट्रलाइज होकर वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वो यही काम करता है। जब ओवर हीटिंग होती है तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ बेकिंग सोडा ले लेते हैं एज अ रेमेडी के तौर पे, और फिर वो उसके साथ न्यूट्रलाइज होकर हमारे जो ऐसे सफरिंग होती है एसिड डिजीज वो ठीक हो जाती है हमारी, ठीक है। अब लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, चॉक हो, एग सेल्स हो गया, ठीक है, आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द यूज द सेम केमिकल कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद द बेस इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट और वाटर। अभी पीछे मैंने बताया था किसका, इनो का एग्जाम्पल, और उसका बताया था एसिड का। ओवर हीटिंग करते हैं तो हम क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं। इनो जो है वो एसिड के साथ मिलकर क्या होता है, एक बेस की तरह रिएक्ट करता है, मतलब कि इनो एक बेस का काम करता है, एसिडिटी हमारे पेट में वैसी बनती है, ये आपस में मिलकर रिएक्ट करते ही क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और न्यूट्रलाइज होता है ये क्या हो जाता है, सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो। यही समझ लीजिए इस वाले में क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, बेस दे रखा है। जैसे एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब है एसिड बेस के साथ फाइट करेगा, बेस और दोनों ही जो इतना पीटिंग और दोनों ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप कह सकते हो दो दोस्त लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मारे और दोनों ही थक गए, अब दोनों थक गए, दोनों करने इसका फ़ायदा कोई तीसरा आदमी उठा लेगा। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल समझते हो। तो जो एसिड्स होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करते क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब जैसे ही न्यूट्रलाइज होता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड बेस इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे आगे जो होगा वो क्या होगा, एन होगा, ठीक है, सॉरी एन होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की स्पेलिंग है NUTRIILLISATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा, जब एसिड बेस आपस में बैठ के रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है NaHO, ठीक है, NaHO दे रखा है, और ये हमारा HCl दे रखा है। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, NaHO, और ये HCl हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2। NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, और HCl पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे KO3 जो होता है प्लस H2SO4 का, KO3 जो है वो हमारा क्या बेस हो गया, H2SO4 जो हो गया वो हमारा एसिड हो गया। और जैसे ही वो रिएक्ट करेगा किसके साथ आपस में केमिकल रिएक्शन है, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, K2SO4 और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसिड और बेस का एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स रिएक्ट विद अ मेटल ऑक्साइड फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर होता है। अब क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये सब जो होते हैं ये मेटल ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। तो जब जैसे एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो मान लो एक तरीके से समझ लो कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एज अ बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और एसिड तो है ही, तो एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बेटा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे देखो मेटल एसिड और एसिड्स का रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे CO2, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, और प्लस क्या होता है HCl, हमारा जो एसिड होता है, इनका पर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, CO2 कॉपर क्लोरीन, ठीक है, कॉपर क्लोरीन प्लस H2 बनेगा। तो हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेटल ऑक्साइड आर द बेसिक इन नेचर, मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उनका जो नेचर होता है वो बेसिक की तरह होता है, बेस की तरह कह सकते हो, बेस की तरह रिएक्ट होता है। जब भी ऐसे रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर के फॉर्म कन्वर्ट होता है। तो दिस इज अ रिएक्शन, बेस रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं एसिड हैव द करोसिव नेचर। अब जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, करोसिव नेचर के होते हैं। कौन से वाले, मिनरल एसिड। क्योंकि करोसिव का मतलब होता है डेंजरस का मतलब जब वो आपके हाथ में और कपड़ों में गिर गए तो आपके हाथ और बॉडी को क्या जला सकते हैं,
इसलिए बर्न कर सकते हैं। तो देखो, मिनरल एसिड कॉज ऑफ सेवरल बर्न ऑन द स्किन अटैक टू द ईट अप मिनरल्स लाइक अ क्लोथ वुड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द वेरी करोसिव, मतलब कि जो 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 मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और करोसिव स्किन और हमारे अटैक करते हैं और ईट अप खाने पे हमें हमारे कपड़े वपड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें मिनरल एसिड का बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। क्यों? कि इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, करोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। Acid should not even contain the metal vessel because they are gradually corroded or eaten up to the metal content। अब वो ये एसिड जो मिनरल एसिड होते हैं उनको हम मेटल में नहीं रखता, पीछे भी पढ़ा हमने मेटल में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मेटल में ग्रेजुअली क्या है, करोड होना शुरू हो जाएंगे और पूरे मेटल कंटेनर को ये पूरा ख़राब कर देगा, खा जाएगा, बेकार कर देगा, ठीक है। इसी हमारे एसिड को हम कभी भी मेटल में नहीं रखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑल्सो वेरी कॉरोसिव, ठीक है, इस नेचर दे कैन डिस्ट्रॉय आवर हैंड, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हमारे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस आगे पढ़ेंगे, बेस जो होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड, या बच्चों यहाँ पे सॉरी एसिड होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एसिड होगा, बेस डालते हैं आप क्या कर दीजिएगा, इसे काट कर एसिड्स कर दीजिएगा, एसिड, ठीक है, एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वेरी करोसिव होते हैं, नेचर दे आर डिस्ट्रॉय द आवर हैंड, हमारे हाथ तक को डिस्ट्रॉय कर खराब कर बिल्कुल बर्बाद कर सकता है, इसलिए इनको थोड़ा केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब वही वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का क्या होता है, करोसिव होते हैं इन, ठीक है। ये हमारा साइन बोर्ड है, आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ क्या है, इज द डिस्टिंक्टिंग ऑफ द इंजीनियरिंग मेटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट आइटम ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनके आइटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट होकर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा करोसिव नेचर के बन जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वॉट डू यू ऑल एसिड हैव टू कॉमन, ठीक है, क्या होता है वॉट डू ऑल एसिड हैव टू कॉमन, हर एसिड में क्या कॉमन होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10, ठीक है। आपको बड़े ध्यान से समझना है कि हर जितने भी एसिड होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन पाई जाती है। मैंने आपको पीछे बताया जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, H2 हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं हर एसिड्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पूरा खेल इसी का ही है, ठीक है बच्चों। तो देखो, ऑल एसिड कंटेन टू हाइड्रोजन, देखो जितने भी गैस हैं हाइड्रोजन आयंस कह लो या हाइड्रोजन कह लो, देयर इज द सेम थिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो भी ऑल एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। एसिड इज द सब्सटेंस विच गिवन द क्या होता है, हाइड्रोजन आयन इन द देयर एक्वा सॉल्यूशन। अब एक्वा सॉल्यूशन जितने भी एसिड होते हैं सब्सटेंस होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं और ये एक्वा सॉल्यूशन होता है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप किसी भी एसिड को पानी में मिला दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन है। जैसे HCl है, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन के साथ मिल क्या होता है, ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन अलग अलग टूट जाएंगे, आप केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कॉमन थिंग्स ऑल एसिड इन दे हैव टू ऑल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन आयन देयर इज द एक्वा सॉल्यूशन। जितने भी एसिड होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिलने के बाद हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो if they do not produce the hydrogen ion then that will be the not acid, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोजन, अगर मान लो कोई भी अगर एसिड है, अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर रहा तो वो एसिड हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात आप दिमाग में रखो, अगर कोई भी एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता तो उसका मतलब है कि वो एसिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आप उसे एक्वा सॉल्यूशन मिलाओगे या वाटर मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और जब जैसे रिलीज, अगर मान लो किसी एसिड को पानी पे मिला हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करा तो वो एसिड हो ही नहीं सकते। तो ये सिंपल सी बात है, आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन आर गिवन द एसिड सॉल्यूशन इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने पीछे जाना था कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ऑल एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट करते हैं और उनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिवन टू एसिड सॉल्यूशन इन द एसिडिक प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसिड सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, HCl को ब्रेक करा, जब HCl को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन और क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास दे रखा है H2SO4। अब H2SO को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
हाइड्रोजन आयन, फिर H2O4। ऐसे ही HNO3 को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस NO3। और ऐसे ही CH3COOH को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और क्या मिलेगा, CH3COO। ठीक है, तो इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन हमेशा 100% प्रेजेंट। द प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स विच गिव टू एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी एसिडिक अगर सॉल्यूशन होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की प्रॉपर्टी जो होगी वो हमेशा प्रेजेंट मिलेगी, इसी को बोलते हैं हम एसिडिक प्रॉपर्टी। अब जैसे देख लिए कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है HCl दे रखा है, इसे ब्रेक करिए। अब ब्रेक करिए तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा। ऐसे HO2SO4 को ब्रेक करिए, आपको हाइड्रोजन आयन और SO4 मिलेगा। ऐसे HH3O3 को ब्रेक करिए तो आपको हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 आयन मिलेगा। और CH3 और COOH को ब्रेक करिए तो आपको हाइड्रोजन आयन और CH3O आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो कहने का मतलब है जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन हमेशा आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यू आगे देखते हैं। द एसिड लाइक HCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये हो गया, ये शो जो है एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे आयरनाइज एक्वा सॉल्यूशन द प्रोड्यूस द आयरन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की जितने भी ये सब सॉल्यूशन दे रखे हैं, जितने भी ये दे रखे हैं, ये एक्वा सॉल्यूशन में आयरनाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सम कंपाउंड लाइक अ ग्लूकोज alcohol also contain hydrogen but they not show the acidic character because they do not produce the ion their aqueous solution। ठीक है, अब कुछ ऐसे और भी कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसा ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया। अब ये जो है एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते, क्यों, भले इनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन आप इसे क्या करेंगे, आयरनाइज करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में डालकर, तो ये क्या है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम से आपसे MCQ में पूछ सकता है कि बताइए ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिन्हें हम एक्वा सॉल्यूशन में मिलाने के बाद, एक्वा कंपाउंड मतलब जो एसिड फॉर्म में कंपाउंड मिलाने के बाद हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करते। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज और अल्कोहल दो ऐसे कंपाउंड्स हैं। ठीक है बच्चों, ऑल एसिड कंटेंट हाइड्रोजन बट ऑल्सो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट एसिड। ठीक है, देखो ऑल एसिड्स कंटेन द हाइड्रोजन, जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो एसिड नहीं होते। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जितने भी एसिड होंगे में हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन कंपाउंड होंगे वो कभी भी क्या होंगे, एसिड नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमेशा नहीं होगा, मतलब कि होंगे नहीं, एसिड नहीं होंगे वो। ठीक है, तो बस ये कहना चाह रहे हैं, आप दिमाग में रखिएगा आप लोग बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, पहले हाइड्रोनियम आयन समझो। सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन का आपको ये याद होना है, इसका फार्मूला क्या है, ये रहा फार्मूला H3O है। इस नोन इज, इसे बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, कुछ नहीं है, आप क्या करो, वाटर के अंदर हाइड्रोजन को क्या कर दो, मिक्स कर दो। जैसे हाइड्रोजन के अंदर आप पानी के अंदर मतलब मीन वाटर के अंदर हाइड्रोजन को मिला दोगे, आपको क्या मिलेगा, H3O मिलेगा। तो यही जो H3O है ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। समझ में आया, देखो इसमें नीचे दिखा रहा है, व्हेन द एसिड रिलीज इन द आयरन इन द एक्वा सॉल्यूशन देन टू हाइड्रोजन आयन रिएक्ट टू वाटर द हाइड्रोनियम एसिड्स। क्या होता है, जब एसिड्स एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और जब जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं उन्हीं हाइड्रोजन आयन को वाटर के साथ रिएक्ट कराती है। जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज द एक्वा प्रोड्यूस दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। हम कह सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आते हैं रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। देखो आपको रेन वाटर तो पता है, रेन वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो रेन वाटर क्या है, जो हमारी बारिश होती है वो रेन वाटर होती है, और जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं वो वाटर क्या होते हैं, जिसमें बिल्कुल इम्प्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल प्योर होता है, जो जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते, उनको हम डिस्टिल्ड वाटर्स कहते हैं। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डजंट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। मतलब कहने का डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके अंदर आयनिक कंपाउंड नहीं पाया जाता। जैसे एसिड, बेस और सॉल्ट के अंदर पाया जाता है, वैसा इनके अंदर आयनिक कंपाउंड नहीं पाया जाता, डिजॉल्व इन इट, इसलिए ये इसमें क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं।
रेन वाटर कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर कंटेन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द वाइलिंग फॉलिंग द अर्थ थ्रू द एटमोसफियर डिजोल्व द एसिटिक कार्बोनिक गैसेज फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड H2SO3। अब देखिए क्या है, रेन वाटर जो है वो क्या करते हैं, रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि वो अर्थ पे गिरते हैं, बादल होते हैं, बारिश होती है तो वो वाटर गिरते हैं, तो क्या होता है एटमोसफेयर से होते हुए आते हैं। और हम जानते हैं हमारे एटमोसफेयर में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इनके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, एक तरीके डिजोल्व होगा, एसिडिक बना देते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, ये क्या होते हैं, इनमें आयरनाइजेशन होता है, और ये क्या बना देते हैं, फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड्स बनाते हैं जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। ऐसी रेन वाटर ऑल्सो डिजोल्व, ऐसी रेन वाटर क्या होती है, और भी गैसों के साथ, एसिडिक गैसों में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जैसे SO4, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब मिलकर क्या होता है, रेन वाटर। इसलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं, एसिड डज नॉट हैव सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वही वाली बात है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि जितने भी एसिड्स होंगे, अगर ठीक है, अगर दो एसिडिक बिहेवियर की जितने भी एसिड्स होंगे, अगर उन्हें हम वाटर से मिक्स नहीं करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में नहीं लाएंगे, तो हमें कभी भी उसका जो बिहेवियर होता है एसिडिक, वो हम कभी भी नहीं जान सकते। क्यों, क्योंकि एसिड्स को ही हम अगर वाटर में मिक्स करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयरन, क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे, और हाइड्रोजन गैस रिलीज ही करते ही ये क्या होता है, एसिड अपना एसिडिक नेचर दिखाना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ के अंदर बताई गई है, और एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हमने मोस्ट रिस्मट पेपर लिया, लगाया और डिलीवरी कॉक लगाया, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं, और आपके NCERT बुक में भी ये दे रखा होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, जो एसिड डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वही वाली बात है। क्यों, अब ऐसा क्यों होता है कि एसिड जो होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते वाटर के एब्सेंस में, मतलब वाटर ना हो तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते, क्यों, रीज़न, because if they no water in the acid to don't give the ions and because they don't show the acidic behavior obviously। सबसे मेन कारण क्या है, जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होता। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, गिव नहीं करेंगे, और इसी वजह से क्या होता है, ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। बट प्रेजेंस ऑफ वाटर, द डिसोल्यूशन हाइड्रोजन आयन इज व्हेन टू देयर द कॉन्टैक्ट टू वाटर, बट प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंट पे जो एसिड क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन के साथ, तो दे कॉन्टैक्ट टू विद वाटर, तो वाटर के कॉन्टैक्ट में आके अपना ये बिहेवियर दिखाना शुरू करते हैं। हैंस एसिड शो द इट बिहेवियर इन वाटर, वाटर में अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, इसमें कंप्लीटली आयनाइज द वाटर द प्रोड्यूस इन द हाइड्रोजन। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि क्या होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, अगर वो उनमें वाटर कम होगा मतलब ना के बराबर वाटर होगा, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे कहते हैं हम कंसंट्रेशन एसिड कहते हैं। अगर हम उसमें पानी मिलाते हैं, तो क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, जिसे हमने पीछे पढ़ा था क्या, डाइल्यूट एसिड्स कहा था, ठीक है। अब जैसे कि और ने अगर ब्रेक करा, आयरनाइज करना हो वाटर के साथ, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी आयरन के साथ क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट, एक तरीके कह सकते हो, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वाटर के साथ उसके साथ मिलाने पर या कम्प्लीटली क्या होते हैं, आयरनाइज हो जाते हैं। जैसे कि HCl है, अब HCl पे हमने क्या कर दिया, आयरनाइज कर दिया, ठीक है। तो वाटर हाइड्रोजन आयन सेल होगा, क्लोरीन होगा, तो सिंगल एरो इंडिकेट कम्प्लीटली आयरनाइज आयंस, ठीक है। अब ये आपको एक एरो दिख रहा होगा, सिंगल एरो, ये सिंगल एरो क्या दिखाता है कि जो HCl है वो पूरी तरीके से आयरनाइज हो गया, कहने का मतलब क्लोरीन से हाइड्रोजन पूरी तरीके से क्या हो गया, आयरनाइज हो गया, अलग हो गया, तो ये चीज़ को शो करते हैं। सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो सल्फरिक एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम इन्हें काउंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो द हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सिंपल सी बात है, ये शायद लास्ट ईयर से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हाई क्यों होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। डिग्री ऑफ आयरनाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड इज 1, मतलब जितना भी हो पूरा आयरनाइज हो जाता है, 1 होता है, यू मीन कंडक्ट आयरनाइज इन द हाइड्रोजन आयन, कम्प्लीटली आयरनाइज हो गया, इसका मतलब कि
वाटर के प्रेजेंस पे जो हमारा एसिड था वो पूरी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरी तरह आयरनाइज होकर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, जिसकी डिग्री को हम 1 मानते हैं, 1 डिग्री मान के चलते हैं कि एक तरीके से अगर कोई एसिड पूरी तरह के आयरनाइज हो गया तो उसका मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अगला स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ केमिकली, आप इधर देख सकते हो। चलिए ये तो वो पीछे लिखा हुआ है, देखिए आप एक चीज़ देखिए कितने सारे हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। देखो 1 2 3 4 क्लोरीन है। अब इस क्लोरीन में से यह हाइड्रोजन आयरनाइज हो गया, यह हाइड्रोजन आयरनाइज हो गया, यह हाइड्रोजन आयरनाइज हो गया, यह हाइड्रोजन आयरनाइज। तो कहने का मतलब हर क्लोरीन में हर हाइड्रोजन क्या हो गया, आयरनाइज हो गया, अलग हो गया प्रेजेंट। तो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, आयरनाइज हो जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जितना भी हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो पूरी तरीके से आयरनाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अब वीक एसिड्स के बारे में जानते हैं। वीक एसिड जो होता है वो पार्शली आयरनाइज होता है, पूरी तरीके से नहीं होता, पार्शली कुछ होता है और प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर ऑफ वीक एसिड। और उसमें क्या होता है, कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकलता है। सिंपल सी बात है कि जो 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 स्मॉल अमाउंट हाइड्रोजन, कहने का मतलब जो एसिड वीक होंगे उनमें जो एसिड का आयरनाइजेशन होगा या हाइड्रोजन आयरनाइजेशन होगा वो पार्शली होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप ये देख लीजिए हमारे पास क्या CH3COOH दे रखा है। अब इसमें डबल एरो है तो CH3 और हाइड्रोजन। कहने का मतलब है डबल एरो इंडिकेट द एसिड डज नॉट क्या डिसएसोसिएटेड कम्प्लीटली। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें से पूरी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो आयरनाइज नहीं हुआ है। क्यों, वो दोनों तरफ एरो दिखा रहा है, तो इसका मतलब कुछ हाइड्रोजन का पार्ट इस एसिड्स के अंदर भी रह गया। देखो एसिड्स के अंदर भी रह गया है, इसी वजह से वीक एसिड के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड्स में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने देखा हमारे पास ये CH3 अब इसमें से देखो केवल एक ही ने अपना क्या हाइड्रोजन आयन क्या करे, आयरनाइज कर दिया। अब आयरनाइज केवल एक करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो वीक एसिड होते हैं वो सारे वीक एसिड जो होते हैं वो पूरी तरीके कंप्लीटली तरीके से अपने पास से हाइड्रोजन को पूरी तरीके आयरनाइज नहीं करते, कुछ पोर्शन वो अपने पास भी रखते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। तो इनका जो डिग्री ऑफ आयरनाइजेशन होता है वो 100% से कम होता है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मैंने बताया था उसका डिग्री ऑफ आयरनाइजेशन जो होता है वो पूरा 100% होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। ठीक है, अब आगे यूज़ ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं मिनरल एसिड्स किस किस चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। जो सल्फरिक एसिड्स होते हैं, सल्फरिक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर लाइक अमोनिया सल्फेट, पेंट, डाई, केमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव और कार बैटरी। ये सल्फरिक एसिड्स जो होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे अमोनिया सल्फेट बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव और कार बैटरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन केमिकल का। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड यूज द मेकिंग द फर्टिलाइजर लाइक अमोनिया नाइट्रेट, एक्सप्लोडेड, डाई और प्लास्टिक। और नाइट्रिक एसिड का भी हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, अमोनिया गैस और एक्सप्लोडेड डाई और प्लास्टिक बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है हमारा नाइट्रिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज द रिमूविंग द ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील बिफोर अ डे यूज। ठीक है, अब क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं ये जो ऑक्साइड फिल्म होती है फॉर द स्टील के ऊपर जो ऑक्साइड लग जाती है उसको हटाने के लिए हम क्या हाइड्रोक्लोरिक का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड्स का और जगह जगह कहाँ यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड कॉमनली यूज द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। नाइट्रिक एसिड का जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। इट इज़ हाईली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग और एक्सप्लोजिव। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, बम बारूद बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस कंपोनेंट ऑफ सॉलिड रॉक्स फ्यूज एंड टू एक्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजर। ठीक है, अब ये कंपोनेंट जो होते हैं सॉलिड रॉकेट फ्यूल, जैसे ये रॉकेट है, इनके फ्यूल बनाने के लिए और ऑक्सीडाइजर के लिए यूज़ किया जाता है इनका नाइट्रिक एसिड का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। इट इज़ यूज टू केमिकल रीएजेंट आइडेंटिफाई वेरियस अदर मैटर। अब ये इनका भी केमिकल रीएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड, जिससे कि दूसरे वेरियस अदर मेटल्स को हम क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है बच्चों यहाँ तक आप लोगों का एसिड का पोर्शन पूरा ख़त्म हो गया। हमने आपका पूरा एसिड बेस और सॉल्ट में हमने एसिड पूरा करा दिया। ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, अब इसके बाद जब हम शुरू कराएंगे बेस को कराएंगे, बेस की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिटेलिंग में पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को
इस पूरे लेक्चर अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्यूरीज़ हैं, उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा